केशव ने घूरकर अपने बेटे अंगद को देखा। वह सहम गया और सोचने लगा कि उसने ऐसा क्या कह दिया जो उसके पिता को खल गया। अगर उसे कुछ चाहिए तो वह अपने पिता से नहीं मांगेगा तो और किससे मांगेगा। रानी बेटे की बात समझती है, पर वह केवल उसकी सिफारिश ही तो कर सकती है। निर्णय तो इस परिवार में केशव ही लेता है। रानी ने मुस्कुराकर केशव को हल्की झिड़की दी। अब घूरना बंद करो और मुंह से कुछ बोलो। केशव ने रानी को मुंह सिकोड़ कर देखा और फिर सांस छोड़ते हुए कहा, क्या समय आ गया है? क्यों, क्या तुमने अपने पिता से कभी कुछ नहीं मांगा? रानी ने हंसकर कहा, बेकार में समय को दोष क्यों देते हो? मांगा? केशव ने तैस खाकर कहा, मांगना तो दूर, हमारा तो उनके सामने मुंह भी नहीं खुलता था। इतनी इज्जत करते थे उनकी। इज्जत करते थे या डरते थे? रानी ने व्यंग से कहा। केशव ने लापरवाही का नाटक किया। एक ही बात है, अब हमारी औलाद हमसे डरती कहाँ है? अवसर का लाभ उठाते हुए अंगद ने शरारत से पूछा, पिताजी, क्या आपके समय में आजकल की तरह जन्मदिन मनाया जाता था? केशव ने व्यंग में हंसकर कहा, जनाब, ऐसी फिजूल खर्ची के बारे में सोचना ही गुनाह था। ये तो आजकल के चौंचले हैं। फिर भी पिताजी, अंगद ने कहा, कभी तो आपको जन्मदिन पर कुछ तो विशेष मिला होगा। रानी ने हंसते हुए कहा, मिला था ना, एक पजामा। क्यों, ठीक कहा ना? केशव भी हंसा। ठीक है, तुम्हें तो मेरा राज मालूम है। पाजामा? अंगद ने चकित होकर पूछा, क्या यह भी कोई उपहार है? बहुत बड़ा उपहार है बेटे, केशव ने यादों में खोते हुए कहा। पिताजी से तो बात करने का सवाल ही नहीं था। जब मैंने माँ से हट की तो उन्होंने अपने हाथों से नया पाजामा सिलकर मुझे दिया था। मैं बहुत खुश था। रानी, तुम भी अंगद को एक पाजामा सिलकर दो ना। पर तुम्हें तो सिलना आता ही नहीं। सारे दर्जी मर गए हैं क्या? रानी ने चिढ़कर कहा। पाजामा वाजामा नहीं, अंगद ने जोर देकर कहा। अगर कुछ देना है तो मोपेड दीजिए। मेरे सारे दोस्तों के पास है, सब मोपेड पर ही स्कूल आते हैं। बस एक मैं ही हूँ खटारा साइकिल वाला। केशव ने तनिक नाराज़गी से कहा, साइकिल की इज्जत करना सीखो। उसने 20 साल मेरी सेवा की है। दहेज में जो मिली थी। रानी ने टांग खींची। क्या करता? केशव चिढ़कर बोला, अगर स्कूटर मांगता तो तुम्हारे पिताजी को घर बेचना पड़ जाता। अरे जाओ भी। रानी ने चोट खाए स्वर में कहा, लेने वाले की हैसियत भी देखी जाती है। अंगद ने महसूस किया कि बातों का रुख बदल रहा है, इसीलिए बीच में पड़कर बोला, आप लोग तो फिर से लड़ने लगे। मेरे लिए मोपेड लेंगे या नहीं? बरखुरदार, केशव ने फिर से घूरते हुए कहा, जब हम तुम्हारे बराबर थे तो पैदल स्कूल जाते थे। स्कूल भी कोई पास नहीं था, पूरे 3 मील दूर था। उन दिनों घर में बिजली भी नहीं थी, इसलिए सड़क के किनारे लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ते थे। जेब खर्च के पैसे भी नहीं मिलते थे। दिन भर कुछ नहीं खाते थे। घर आकर 5 बजे तक रात का खाना निबट जाता था। समझे जनाब? आप मोपेड की बात करते हैं। रानी इस भाषण को कई बार सुन सुनकर उकता चुकी थी, इसलिए ताना मार कर बोली, तो यह है आपकी सफलता का रहस्य। देखो बेटे, ऐसा करोगे तो पिताजी की तरह एक दिन किसी कारखाने के महाप्रबंधक बन जाओगे। अंगद मूर्खों की तरह माँ बाप को देख रहा था। उसके मन में विद्रोह की आग सुलग रही थी। बड़ी बहन माननी जब भी कुछ मांगती थी तो उसे तुरंत मिल जाता था। एक वही है इस घर में दलित वर्ग का शोषित प्राणी। नाश्ता समाप्त होने पर केशव कार्यालय जाने की तैयारी में लग गया और नौकरानी के आ जाने से रानी घर की सफाई कराने में व्यस्त हो गई। अंगद कब स्कूल चला गया किसी को पता ही नहीं चला। कार निकालते समय केशव ने रोज़ के मुकाबले कुछ फ़र्क महसूस किया, पर समझ नहीं पाया। बहुत दूर निकल जाने पर उसे ध्यान आया कि आज अंगद की साइकिल अपनी जगह पर ही खड़ी थी। वैसे अक्सर साइकिल खराब होने पर अंगद साइकिल घर छोड़कर बस से चला जाता था। घर का काम निबट जाने के बाद रानी ने देखा कि अंगद का लंच बॉक्स मेज पर ही पड़ा था। वैसे आमतौर पर वह लंच बॉक्स ले जाना भूलता नहीं है, क्योंकि रानी हमेशा बेटे का मनपसंद खाना ही रखती है। खैर कोई बात नहीं, अंगद की जेब में इतने रुपए तो होते ही हैं कि वह कुछ लेकर खा ले।
शाम को रानी को चिंता हुई, क्योंकि अंगद हमेशा 3 बजे तक घर आ जाता था, पर आज 5 बज रहे थे। केशव के फ़ोन से वह जान चुकी थी कि आज अंगद साइकिल भी नहीं ले गया था, पर बस से भी इतनी देर नहीं लगती। उस वक्त 6 बज रहे थे जब अंगद ने घर में प्रवेश किया। उसका चेहरा लाल हो रहा था और जूते धूल धूसरित हो गए थे। थकान के लक्षण भी स्पष्ट थे। इतनी देर कहाँ लगा दी? रानी ने बस्ता संभालते हुए पूछा। बस हो गई देर माँ, अंगद ने टालते हुए कहा। जल्दी से खाना दो, बहुत भूख लगी है। खाना क्यों नहीं ले गया था? रानी ने शिकायत की। भूल गया था। अंगद का झूठ पता चल रहा था। भूल गया या ले नहीं गया? रानी ने तनिक क्रोध से पूछा। कहा ना माँ, भूल गया था, अंगद चिढ़कर बोला। रानी ने अधिक जोर नहीं दिया। बोली, जा जल्दी से कपड़े बदल और हाथ मुंह धोकर आ। आलू के पराठे और गाजर का हलवा बना है। अंगद के चेहरे पर झलकती प्रसन्नता से रानी को संतोष हुआ। उसे लगा कि वह वाकई बहुत भूखा है। अंगद के आने से पहले ही उसने खाना मेज पर लगा दिया था। अंगद ने भरपेट खाया। कुछ देर तक टीवी देखी और फिर पढ़ाई करने अपने कमरे में चला गया। 8 बजे केशव कार्यालय से आया। आराम से बैठने के बाद केशव ने रानी से पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बहुत शांति है घर में। मन्नू तो सालू के यहाँ गई है, रानी ने सामने बैठते हुए कहा। कोई पार्टी है, देर से आएगी। अकेली आएगी क्या? केशव ने चिंता से पूछा। नहीं, सालू का भाई छोड़ने आएगा। उफ, ये बच्चे भी ना, केशव ने अप्रसन्नता से कहा। इतनी आज़ादी भी ठीक नहीं। जब मैं छोटा था तो बहन को तो छोड़ो, मुझे भी देर से आने नहीं दिया जाता था। आगे से ध्यान रखना। वैसे मन्नू कब तक आएगी? अब क्यों चिंता करते हो? रानी ने कहा, पर केशव की मुद्रा देखकर बोली, ठीक है, फ़ोन करके पूछ लूँगी। और साहबजादे कहाँ हैं? पढ़ रहा है, रानी ने उत्तर दिया, पर मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। अंगद, अंगद। ओहो, पढ़ने दो ना, रानी ने झिड़का। कल परीक्षा है उसकी, तो जवाब नहीं देगा क्या? केशव ने क्रोध से पुकारा। अंगद। अंगद का उत्तर नहीं आया। केशव अब अधिक सब्र नहीं रख सका। उठकर अंगद के कमरे की ओर गया और झटके से अंदर घुसा। यहाँ तो है नहीं, केशव ने क्रोध से कहा। नहीं है? रानी को विश्वास नहीं हुआ। थोड़ी देर पहले ही तो मैं उसके मांगने पर चाय देने गई थी। केशव ने व्यंग से कहा। हाँ, चाय का प्याला तो है, पर जनाब नहीं है। गया कहाँ? मुझसे तो कुछ कहकर नहीं गया, रानी ने चिंता से कहा। मन्नू के कमरे में देखो। मन्नू के कमरे में भी होता तो क्या जवाब नहीं देता? केशव ने क्रोध से कहा। बहरा तो है नहीं। रानी ने तसल्ली के लिए मन्नू के कमरे में देखा और बोली, पता नहीं कहाँ गया। शायद अखिल के यहाँ चला गया होगा, उसके साथ ही पढ़ता है ना। कहकर तो जाना था। केशव भी अब चिंतित था। अखिल का घर कहाँ है? वह राम मनोहर जी का लड़का है, रानी ने कहा। 309 नंबर में रहता है। ओहो, केशव ने कहा, उनके यहाँ तो फ़ोन भी नहीं है। थोड़ी देर देख लो, रानी ने अपनी चिंता छिपाते हुए कहा। आ जाएगा। और मन्नू? केशव का वाक्य समाप्त होने से पहले ही रानी ने चिढ़कर कहा, अब मन्नू के पीछे पड़ गए। कभी तो चैन से बैठा करो। झिड़की खाकर केशव कुर्सी पर बैठकर पत्रिका पढ़ने का नाटक करने लगा। खाना लगाऊं क्या? रानी ने कुछ देर बाद पूछा। नहीं, बच्चों को आने दो, मन्नू तो खाकर आएगी, रानी ने सिर हिलाते हुए कहा। अंगद बाद में खा लेगा। स्कूल से आकर कुछ ज़्यादा ही खा लिया था। क्या मतलब? 2 की जगह पूरे 4 पराठे खा लिए, रानी ने मुस्कुरा कर कहा। उसे आलू के पराठे अच्छे लगते हैं ना। कुछ और समय बीतने पर केशव उठ खड़ा हुआ। मैं राम मनोहर जी के घर होकर आता हूँ। उसी समय घंटी बजी और मानिनी ने प्रवेश किया। वह बहुत प्रसन्न थी। सालू की पार्टी में बहुत मज़ा आया। मानिनी ने हंसते हुए पूछा, यह अंगद सड़क के किनारे क्यों बैठा है? क्या आपने सजा दी है? सड़क के किनारे? केशव और रानी ने एक साथ पूछा। कहाँ? साधना स्टोर के सामने, मानिनी ने उत्तर दिया। क्या मैं उसे बुला करके लाऊं? इससे पहले कि रानी कुछ कहती, केशव ने गंभीरता से कहा, नहीं, रहने दो, शायद पढ़ रहा होगा। क्या घर में बिजली नहीं है? मानिनी ने पूछा।
पर फिर ध्यान आया कि बिजली तो है। रानी ने खाना लगा दिया। केशव हाथ धोकर बैठने ही वाला था कि अंगद ने आहिस्ता आहिस्ता घर में प्रवेश किया। केशव ने घूरते हुए पूछा, इतनी दूर पढ़ने क्यों गए थे? क्योंकि पास में कोई लैंप पोस्ट नहीं था, अंगद ने मासूमियत से कहा। केशव को हंसी भी आई और क्रोध भी। रानी भी हंसकर रह गई। चलो खाने के लिए बैठो, रानी ने कहा। स्कूल से आते ही खा तो लिया था, अंगद ने कहा और अपने कमरे में चला गया। केशव और रानी को अंगद का व्यवहार अब समझ में आ रहा था। लगता था कि नाटक की शुरुआत है। मानिनी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, क्या बात है, आज अंगद के तेवर क्यों बिगड़े हुए हैं? कुछ नहीं, रानी हंसी। शीत युद्ध है। क्यों? मानिनी ने आश्चर्य से पूछा। मोपेड चाहिए जनाब को, केशव ने कहा। हमारे ज़माने में? ओहो पिताजी, मानिनी ने चिढ़कर कहा। अब मैं समझ गई, ना आप कभी बदलेंगे ना आपका ज़माना। ठीक है, मैं चंदा इकट्ठा करती हूँ। एक मानिनी ही थी जो केशव से बेझिझक होकर बात कर सकती थी। केशव ने उसे घूर कर देखा और फिर उठकर चला गया। सुबह की चाय हो चुकी थी। जब नाश्ता लगा तो अंगद जा चुका था। उसकी साइकिल पर धूल जम गई थी और हवा भी निकल गई थी। शाम को थका मांदा अंगद 6 बजे आया। क्यों, बस नहीं मिली क्या? रानी ने क्रोध से पूछा। बसें तो आती जाती रहती हैं। तो फिर? रानी ने पूछा। तो फिर क्या, मुझे भूख लगी है, खाना तो मिलेगा ना? रानी को अब क्रोध नहीं आया। जानती थी कि वह भूखा होगा। उसके लिए खीर पूड़ियाँ और गोभी की सब्जी बनाई थी। अंगद ने प्रसन्न होकर भरपेट खाया और कमरे में चला गया। केशव जब आया तब तक अंगद घर में नहीं था। आते वक्त केशव ने लैंप पोस्ट के नीचे निगाह डाली थी। अंगद धुंधली रोशनी में आंखें गड़ाए पड़ रहा था। 3 दिन तक यह नाटक चलता रहा। आज अंगद का जन्मदिन था। हर साल इस दिन रौनक छा जाती थी। पार्टी में आने वाले मित्रों की सूची बनती थी। लजीज व्यंजन बनाए जाते थे। मानिनी कुछ दिन पहले ही उसे छेड़ने लगती थी और इस छेड़छाड़ में लड़ाई भी हो जाती थी। वैसे अंगद को इस बात का बहुत मलाल रहता था कि मानिनी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है, पर उसका नहीं। नींद खुलते ही अंगद की नज़र पास पड़े लिफाफे पर पड़ी। लिफाफे को उठाते ही उसमें से एक चाबी गिरी। चाबी से लटका एक छोटा सा कार्ड था। उस पर लिखा था, जन्मदिन का छोटा सा उपहार। अंगद की आंखों में चमक आ गई। यह तो मोपेड की चाबी थी। आधी रात को वह एक चिट्ठी खाने की मेज़ पर छोड़ कर आया, जिसमें लिखा था, पूज्य पिताजी और माँ, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? मोपेड के लिए हट करना मेरी भूल थी। मुझे सिवाय आपके आशीर्वाद और प्यार के कुछ नहीं चाहिए। आपका पुत्र अंगद। जब अंगद नीचे पहुंचा तो पत्र माँ के हाथ में था और वह पढ़कर सुना रही थीं। केशव और मानिनी हंस रहे थे। पिताजी, आपने भी जल्दी कर दी, बेकार में मोपेड की चपत पड़ी, मानिनी हंसकर कह रही थी। अंगद सिर झुकाए शर्मिंदा सा खड़ा था। तो आपको मोपेड नहीं चाहिए? केशव ने नकली गंभीरता से पूछा। नहीं, अंगद ने दृढ़ता से उत्तर दिया। क्यों? केशव ने आश्चर्य से पूछा। अंगद ने गंभीरता से शरारती अंदाज में कहा, क्योंकि अब मुझे स्कूटर चाहिए। क्या? केशव ने मारने के अंदाज में हाथ उठाते हुए पूछा। क्या कहा? मानिनी ने बीच में आते हुए कहा। पिताजी छोड़िए भी, हमारा अंगद अब छोटा नहीं है। पर जब मैं छोटा था, हो हल्ले में केशव अपना बाकी पूरा न कर सका। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब